कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। एक नई सीरीज की शुरुआत जिसको कि हम लोग क्रैश कोर्स क्या नाम देंगे और जो स्पेशली आपका पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और सभी एक दिवसीय एग्जाम जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराया जाएगा उसका हमारा जो पैटर्न है, उसका जो सिलेबस है, उसके आधार पे हम लोग इन क्लासेस को लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आज 20 मार्च है और 15 जून को आपका पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो प्रस्तावित है। उसके बाद अगस्त में आपका फॉरेस्ट गार्ड का है। तो उन चीजों के लिए अभी से आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये आज से शुरू हो रही है और मैंने आपसे पहले कहा था कि जब तक मैं पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो वो एक दिवसीय एग्जाम है उसका क्रैश कोर्स न लेके आऊं, तब तक आप क्या करना, जिला सीरीज तैयार रखना। जो आपको मतलब इस चैनल पे प्लेलिस्ट में आपका इसका फोल्डर दिखेंगे, वहां पे बताई गई है। आपसे कहा था इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज तैयार रखना, आपसे कहा था उत्तराखंड हिस्ट्री तैयार रखना, आपसे कहा था अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC हिंदी तैयार रखना, और साथ ही साथ आपसे ये भी कहा गया था कि इसमें कंप्यूटर का भी एक फोल्डर बना है वो तैयार रखना। ठीक है, इसके साथ जो बीच बीच में क्लासेज आती थी लाइक फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की मैंने आपको पूरी कवर कराई, उत्तराखंड का बजट कवर कराया, साथ साथ उत्तराखंड के करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कवर कराए हैं, वो चीजें तैयार रखना। मुझे नहीं पता है कि कितने छात्र ऐसे हैं जो इन चीजों को तैयार करे हुए बैठे हैं और अपने आप में अब यहां से क्या करने जा रहे हैं, नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ध्यान से रखना इस क्रैश कोर्स में जो समय है आपका वीडियो का, वो लगभग यहां से आप रेगुलर क्लासेज आएंगी आपकी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां बीच में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हुआ था, चीजें ऐसी हुई थी कि कोई एक मतलब एक तरीके से नहीं चल पा रही थी, कभी कुछ टॉपिक आता, कभी कुछ आता। हालांकि वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि बीच में बहुत से एग्जाम ऐसे आ गए थे, कभी SI का भी था मैथमेटिक्स के लिए, कभी कुछ था कभी कुछ था, लेकिन उसके अंदर जो सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने कराई है। ठीक है, पहले ध्यान से सुनना कि चीजें कैसे चलने वाली। यहां पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इकोनॉमी, ध्यान से सुनना। जो इकोनॉमी का आपका सिलेबस दिया है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने, वो उसके साथ जिला सीरीज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2, इसके साथ हिंदी 3। हिंदी में स्पेशली कौन से टॉपिक, जैसे कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी लोकोक्ति या मुहावरे, कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी शब्दावली, यहाँ यानी इस तरीके से एक पैटर्न पे हम लोग चलेंगे। यानी अगर आप इकोनॉमी के साथ जिला सीरीज हम लोग कवर करेंगे तो ये GS का पोर्शन आपका जो कि आपको सबसे टफ लगता है, इसके बाद हम ज्योग्राफी भी देखेंगे, इसके साथ उत्तराखंड का पोर्शन और उसके साथ हिंदी। तो 3 ही चीज बेसिकली मोटे मोटे आपके सिलेबस में है, GS, उत्तराखंड और हिंदी। रीजनिंग मात्र 10 नंबर की है, उसमें मैं कुछ टॉपिक कराऊंगा लाइक कैलेंडर वगैरह, ये जो चीजें हैं जो इजीली आपके समझ आ सकती है। जो वैसे होंगी फिगर वगैरह वाली वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, वो लंबी हो जाती है, वो फिलहाल के लिए स्थगित रहेंगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं बच्चों, इस तरीके से इस पैटर्न को लेके चल रहे हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक अलग सी कॉपी इसकी बनाना, जो आपकी एक धरोहर होगी, जो इससे पहले मैंने आपको जो क्रैश कोर्स कराया था उसके कंपेयर में काफी डिफरेंट होगी, क्योंकि ये क्लासेस भी लगभग आपकी 35 से 40 मिनट की चलने वाली है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट 7 मिनट चलेंगी, 35 से 40 मिनट चलेंगी। पूरी ताकत के साथ मेरे साथ साथ इसमें चलिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा नहीं कराई जाएंगी, इसके अंदर आपको एक होमवर्क सीरीज भी दी जाएगी डेली। ठीक है, यानी आपको पर डे क्या काम करना है घर पे। अब ऐसा तो है नहीं यार बच्चों, खुद ही सोचो, जैसे मैं आपको यहाँ पे फॉरेस्ट रिपोर्ट करा चुका हूं, मैं यहाँ पे इस वाले में थोड़ा ना कराऊंगा फॉरेस्ट रिपोर्ट, वो इसका पार्ट होगा कि कब आपको क्या पढ़ना है। लेकिन फॉरेस्ट रिपोर्ट तो आपको खुद ही करनी है। फॉरेस्ट रिपोर्ट जब करा दी वो दोबारा थोड़ा ना कराया जाएगा। इसके अलावा जैसे हिंदी का सिलेबस है देवनागरी लिपि और उसका विकास, वो दोबारा थोड़ा ना कराऊंगा यहाँ पे वही चीजें कराई जाएंगी जो एग्जाम में आ सकती बिना टॉपिक की। यानी आपको एक ही वीडियो के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 अलग अलग जगह आपको क्या किया जाएगा, अपना मतलब उसका सामना करना पड़ेगा आपको। जैसे देवनागरी लिपि अगर मैं करा रहा हूं तो उसमें पूरा न गलाते हुए मैं यही पढ़ाऊंगा कि देवनागरी लिपि की क्या क्या विशेषताएं हैं, या इसमें किस आधार पर आप इसको वैज्ञानिक कहते हैं, किस आधार पर इसको आप नहीं कहते। या जो मैं पत्राचार वाला चैप्टर है आपका, जो पत्र लेखन वाला, जिसके अंदर आपका सरकारी अर्ध सरकारी पत्र है, इसकी एक ब्रीफिंग बताऊंगा मोटे मोटे तौर पर, जो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से। तीसरा, जो आप अधीनस्थ सेवा चयन पैटर्न फॉलो कर रहा है बच्चों, वो हम लोग देखेंगे। अभी आज जो यहाँ पे शुरुआत है बच्चों, ये हम लोग कहां से शुरू करने जा रहे हैं, इकोनॉमी से शुरू करने जा रहे हैं। और इकोनॉमी के साथ साथ आप लोग क्या करेंगे, इसको पूरा एक गहन अध्ययन के रूप में इसको देखेंगे। इकोनॉमी के अलावा हिंदी के अलावा क्या चीज, तीसरा जो आपका उत्तराखंड का पोर्शन रहेगा। ठीक है, तो पूरी ताकत के साथ इसमें आपको उतरना है। और आप पहला टॉपिक देखना, अगर आपके सिलेबस के अंदर आपको देखने को मिलेगा तो वो टॉपिक का नाम आपका क्या लिखा है बच्चों, आपके सिलेबस में जो पहला
टॉपिक है, वो लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। अगर आप चेक करेंगे तो वहां आपको क्या देखने को मिलेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। ठीक है, पहला होमवर्क नोट कर लीजिए, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट। पहला होमवर्क याद करना, उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 कल तक किसी भी हाल में तैयार हो जाना चाहिए, किसी भी हाल में। अगर पढ़ना है, दृढ़ संकल्प के साथ पढ़ना है, तो फिर जो चीजें बता रहा हूं वो देखना। उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 कल तक रेडी होना जाना चाहिए, कल की क्लास तक। अब कहोगे कहां से पढ़ें, क्यों पढ़ें, कब पढ़ें? भाई साहब क्वेश्चन आता है पेपर में, इसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, किसी भी छात्र के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको प्लेलिस्ट इसी चैनल पे जाना। आप कहोगे प्लेलिस्ट क्या होती है? प्लेलिस्ट जब मेन चैनल पे जाओगे, जैसे आप क्लिक करोगे स्टडी विथ योगेश पे, जो मेन पेज आता है स्टार्टिंग पे, उसमें देखना लेफ्ट राइट साइड की ओर जाते रहना, खिसकाते रहना, वहां एक प्लेलिस्ट लिखाएगा, उसको क्लिक करना। वहां पे कहीं उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 करके एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर 2 वीडियोस हैं, 2 के 2 वीडियोस कल तक तैयार रहनी चाहिए, पहला। दूसरा टॉपिक सिलेबस के जो हिंदी का है, देवनागरी लिपि। कल मैं इससे अगर क्वेश्चन पूछूंगा या क्वेश्चन डालूंगा तो मुझसे मत कहना कि नहीं आया हमें, ठीक है? तो हिंदी में देवनागरी लिपि का विकास, ठीक है, देवनागरी लिपि, ये इस टॉपिक को पूरा तैयार करना है, देवनागरी सिलेबस में देवनागरी लिपि और उसका विकास, ठीक है। तीसरा टॉपिक जिला सीरीज का पौड़ी गढ़वाल, जिला सीरीज डिस्ट्रिक्ट सीरीज का पौड़ी गढ़वाल। ये 3 के 3 टॉपिक कल तक तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 30 मिनट 35 मिनट की यहाँ पे क्लास आ रही है और आप लोग घर पे सोए रहो 24 घंटे, फिर ऐसे सफलता नहीं मिलेगी। फिर मुझसे मत कहना कि सर ये हो गया वो हो गया। कल तक पौड़ी जिला सीरीज के अंदर देखना, पौड़ी जिला कंप्लीट होना चाहिए, देवनागरी लिपि हिंदी के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, और जनरल टॉपिक उत्तराखंड के अंदर फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो हेडिंग लिखो, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। सिलेबस में भी टिक लगाओ, सिलेबस जो है आपका उस पर भी टिक लगाओ कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, पहला टॉपिक दिया इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। वो मैंने आपके लिए नोट्स बनाना शुरू कर दिया, खुद ही रफली नोट्स बना रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको मतलब मैं अलग से कुछ चीज पढ़ा रहा हूं, मैं खुद भी आपके साथ साथ नए नोट्स बना रहा हूं, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, चीजें बहुत पुरानी हो चुकी, इसको अपडेट करना है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं से क्वेश्चन बहुत मुश्किल से आपको आएगा कि यहां से भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है, इससे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिले। फिर भी ध्यान रखना कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं में कम प्रति व्यक्ति आय, यानी यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो हेडिंग लिखो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। पहला लिखो कम प्रति व्यक्ति आय, यानी भारत की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब आप इसको अपडेट करना कि इस बार जो बजट भारत सरकार में पेश हुआ है उसमें प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तुरंत कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। ये तो देखे कि कितने एक्टिव हो या सोए रहो गुमनाम की तरह, ठीक है। इसको प्रति व्यक्ति आय भारत की कितनी है वर्तमान 2024-25 के ईयर में, जो इस बार बजट पेश हुआ है, तो 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय दिखाएगा वो इकोनॉमी सर्वे में कितनी। तो अब आप कहोगे सर भारत की प्रति व्यक्ति आय कम कैसी है, हम करेंगे दूसरे देशों के साथ कंपैरिजन, तब पता चलता है कि कम प्रति व्यक्ति आय है या ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, यहां पर भारी जनसंख्या का दबाव है, यानी जो जनसंख्या है बच्चों बहुत अधिक, यहां पे विश्व में सेकंड नंबर पे, आप फर्स्ट पे पहुंचने वाले। भारी जनसंख्या का दबाव यानी अर्थव्यवस्था पे, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट लिख लो, भारी जनसंख्या का दबाव। अगर क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था उनकी विशेषताएं हैं, तो कम प्रति व्यक्ति आय, बिल्कुल कम प्रति व्यक्ति आय है। जनसंख्या का भारी दबाव है, बिल्कुल है। तीसरा लिखो बच्चों यहाँ पे, जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता। आज भी लगभग 70% पॉपुलेशन भारत की कृषि पे डिपेंड करती है, यानी कृषि पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो कृषि पर क्या है बच्चों अपने आप में, कृषि पर जनसंख्या का दबाव, कृषि पर जनसंख्या दबाव है, ठीक है। तो अगला लिखो, इसके अलावा कृषि पर जनसंख्या दबाव के अलावा चौथा पॉइंट लिखो यहाँ पे, गरीबी व असमान आय वितरण। भारत में अभी भी पॉवर्टी के आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, और असमान आय यानी जो असमानता है, गरीबी व असमान आय वितरण, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि इनमें से कौन सी विशेषताएं कौन सी नहीं है, ठीक। इसके अलावा अगला पॉइंट लिखो, पूंजी निर्माण का उच्च स्तर। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। भारत में जो कैपिटल का निर्माण होता है, पूंजी निर्माण होता है, उसका हाई लेवल है। और नियोजित अर्थव्यवस्था, हम एक आयोजन के तहत अर्थव्यवस्था चलता है, हम पहले से नियोजन करते हैं, ठीक है, यानी योजना जो बताते हैं, ठीक है। तो लिखो पूंजी निर्माण का उच्च स्तर, पूंजी निर्माण का उच्च स्तर, और नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लैन्ड इकोनॉमी, ठीक है, नियोजित अर्थव्यवस्था।
आदि। अब मैं पहले बता रहा हूं, इस टॉपिक से क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं कौन सी है। फिर भी अगर कभी पूछता है तो ध्यान रखना, भारत में कम प्रति व्यक्ति आय है, यहाँ पे गरीबी बहुत ज्यादा है, असमानता देखने को मिलती है। इसके अलावा नियोजित अर्थव्यवस्था, पूंजी निर्माण का हाई लेवल, इसके अलावा कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, भारी जनसंख्या। अब ध्यान रखना, भारत की जो जीडीपी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें जीडीपी में सर्वाधिक किस क्षेत्र का योगदान है? सर्वाधिक है बच्चों सेवा क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का, और तीसरे में कृषि क्षेत्र का। लिखो भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान, भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान, ठीक है। कौन सा क्षेत्र भारत में अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान देता है? सबसे ज्यादा देता है तो सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। दूसरा देता है उद्योग या विनिर्माण क्षेत्र, उद्योग ऑब्लिक विनिर्माण क्षेत्र। और तीसरा लिखना अपने आप में कृषि क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ठीक है। सेवा क्षेत्र को बोलते हैं, उद्योग या विनिर्माण को बोलते हैं बच्चों, ये कृषि क्षेत्र को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, ये भी ध्यान रखना, प्राथमिक क्षेत्र। उद्योग और विनिर्माण को बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र को बोलते हैं बच्चों तृतीय क्षेत्र। इनको लिख लो, कृषि को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग विनिर्माण को बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र, और सेवा को बोलते हैं तृतीय क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है तो पूछता है तो सेवा क्षेत्र का बोलना। दूसरे में आता है उद्योग या विनिर्माण, और तीसरे में आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सिर्फ 12-13% का योगदान देता है, जबकि सेवा क्षेत्र 50% से अधिक भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। ये क्वेश्चन पूछेगा कौन से क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, सबसे कम है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा कार्यशील आबादी किसको बोलते हैं बच्चों? कार्यशील आबादी, कार्यशील आबादी। किसी भी अर्थव्यवस्था में कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील आबादी होती है 15 से 59 वर्ष, ठीक है। 15 से 59 वर्ष की आयु को क्या बोलते हैं? कार्यशील आबादी, या अपने आप में वर्किंग जो एज ग्रुप होता है 15 से 59 वर्ष। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आयोग में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक। अब देखना, ये तो नॉर्मल था भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। अब आपका एक टॉपिक वहां पे सिलेबस में लिखा है, मिटा रहा हूं, ठीक है। गरीबी से संबंधित टॉपिक लिखा, और गरीबी से संबंधित क्वेश्चन भी आता है। अब गरीबी क्या होती है, गरीबी किस तरीके से होती है, ये सबको पता है। नॉर्मली हम गरीबी को क्या बोलते हैं, या गरीबी किस चीज से संबंधित मानी जाती है? हम ये कहते हैं कि यार इस बंदे के पास इनकम कम है, या इसके पास खाने ऊर्जा के स्रोत कम है, जो खाना या उपभोग कम करता है, तो गरीब मान लिया हमने, कुछ मान लिया। लेकिन आज के टाइम पे गरीब सिर्फ इतना ही नहीं कि उसके बाद कितनी इनकम है, कितना उपभोग कर रहा, कितना खा रहा। आज के टाइम पे गरीबी मल्टी डायमेंशनल मानी जाती है। उसमें सिर्फ वो ये नहीं देखा जाता है कि बंदा कितना कंज्यूम कर रहा है या कितना खर्च कर रहा है, उसमें ये भी देखा जाता है कि उसका शिक्षा का स्तर कैसा है। अगर आप बहुत ज्यादा पैसे वाले हो, अनपढ़ हो, तो आज के परिभाषा के हिसाब से आप गरीब हो। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं, तो आप गरीब माने गए। तो इस कॉन्सेप्ट को जहां पे हम गरीबी में, ध्यान से सुनना, जहां पे हम गरीबी में ये देखते हैं कि यार बंदे के पास उपभोग यानी जो खर्च कर रहा है, जो अपना कंज्यूम कर रहा है, उसके साथ साथ अगर हम उसकी शिक्षा का स्तर, उसके स्वास्थ्य का स्तर या आदि इस प्रकार की चीजें देखते हैं, तो वहां पे होते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, यानी जिसको बहुआयामी गरीबी सूचकांक कहते हैं, ठीक है। तो इसको लिखो, बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा डेवलप किया गया? बहुआयामी, ये गरीबी वाला टॉपिक है, ठीक है। गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बोलते हैं। ये किया गया यूएनडीपी के द्वारा, यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये विकसित किया गया। इसको लिखो। इसमें क्या करता है वो? शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे 10 मानक जोड़ता है, ठीक है। ये पूछा था लोक सेवा आयोग के द्वारा कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में क्या जोड़ा जाता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर जैसे 10 मानक आदि 10 मानक, ठीक है। यानी इसमें क्या किया जाता है, जैसे इंसान की शिक्षा का लेवल, इंसान की स्वास्थ्य का लेवल, इंसान की लाइफ स्टाइल, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अच्छा पेय नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, अच्छा रहन सहन नहीं है, यानी जीवन स्तर आपका अच्छा नहीं, तो आप गरीब हो। अगर आप बहुत पैसे वाले हो लेकिन आपकी स्वास्थ्य खराब है, आप गरीब हो। आपके पास करोड़ों अरबों खरबों रुपया लेकिन आप अनपढ़ आदमी, तो आप गरीब माने गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इन चीजों का, बहुत पैसा भी है तो, लेकिन आप इन चीजों के बिना गरीब माने जाते हो। इस चीज को बोलते हैं मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। यानी इसको किसने विकसित किया, अगर क्वेश्चन पूछता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इससे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तर्ज पे क्वेश्चन, यूएनडीपी के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य व जीवन स्तर जैसे मानकों को शामिल किया गया है, सही है या गलत? मतलब मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर तो बिल्कुल सही है। इसके अंदर जो है आय के अलावा जीवन स्तर या इन चीजों को डाला जाता है और 10 मानक इसमें प्रयोग किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। किसके द्वारा विकसित किया गया ये? तो कभी भी ये क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनना, ठीक है।
इसके अलावा मैंने नॉर्मली आपको जैसे गरीबी अगर आप देखते हो, कई लोग बोलते हैं कि सर गरीबी के 3 तरीके की गरीबी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। गरीबी के अंदर एक होती है निरपेक्ष गरीबी, एक होती है सापेक्ष गरीबी, एक होती है मानवीय गरीबी, ठीक है। अब इसकी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं, समझ जाना, ये पेपर में नहीं आएगा, पेपर में आएगा तो पहला वाला आता है। एक होती है निरपेक्ष गरीबी, एक होती है सापेक्ष गरीबी और एक होती है मानवीय गरीबी। अब क्या पता कभी पूछ दे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछेगा ये वाला इंपोर्टेंट कर देना, मोस्ट इंपोर्टेंट करना इसको, ठीक है। निरपेक्ष गरीबी किसको बोलते हैं? जब इंसान के पास ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए भी उसकी क्षमता नहीं होती। ऊर्जा मतलब भोजन, यानी वो भूखा है, उसके पास इतना भी पैसा नहीं है, इतना भी वो कैपेबल नहीं है कि वो अपनी एनर्जी यानी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरी कर सके, तो निरपेक्ष गरीबी होती है। तो निरपेक्ष में क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता पूरी नहीं कर पाता हो, ऊर्जा की आवश्यकता पूरी नहीं, ठीक है, आवश्यकता पूर्ण नहीं, तो वो कौन सी गरीबी मानी गई? निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी किसको बोलते हैं? तुलना करेगा आदमी कि यार अब जैसे आपके पास तो है, लेकिन आप क्या करोगे? तुलना करोगे दूसरे, यार उसके पास बाइक है, मेरे पास स्कूटी है, तो मैं गरीब हूं, या उसके पास कार है, मेरे पास बुलेट है, तो मैं गरीब हूं। तो इस प्रकार से जब आप तुलना करते हैं तो सापेक्ष गरीबी कहते हैं। आप नॉर्मली आप गरीब नहीं हो, लेकिन आपने तुलना करके अपने आप को गरीब बना दिया, यार वो तो महल में रहता है, मैं तो झोपड़ी में रहता हूं। ये अब नॉर्मली अगर आप इस तरीके से तुलना करते हो तो सापेक्ष गरीबी होती है। ये क्या होती है? तुलना करने से उत्पन्न गरीबी, तुलना करने से, अगर आप तुलना कर रहे हो किसी से तब अगर आप गरीबी। मानवीय गरीबी क्या होती है? इसमें ऊर्जा के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर भी देखा जाता है। आप ऊर्जा की आवश्यकताओं पूरी करो या ना करो, लेकिन अगर आप शिक्षा, स्वास्थ्य और अपने आप में जीवन स्तर देखोगे तो इसमें अगर आप आपकी शिक्षा स्वास्थ्य का स्तर सही नहीं तो आप मानवीय गरीबी हो, ठीक है। इसमें ऊर्जा के साथ साथ लिखो, ऊर्जा के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर आदि, इसको भी शामिल कर दिया जाता है। तो आप इस अगर ये हो तो आप इसके अंदर तो गरीबी ये 3 प्रकार की होती है बेसिकली, लेकिन यहां से क्वेश्चन आए ना आए, क्वेश्चन आने की संभावना इससे है, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें बता रहा हूं, भारत में गरीबी का मापन किस तरीके से किया जाए। भारत में गरीबी का मापन लिखो, भारत में गरीबी का मोस्ट इंपोर्टेंट करता है, भारत में गरीबी कैसे मापी जाती है। ध्यान रखना, भारत में गरीबी का मापन होता है बच्चों उपभोग विधि या खर्च विधि के आधार पर, ठीक है। लिखो, भारत में गरीबी का मापन, भारत में गरीबी मापन, ठीक है, ये होता है बच्चों उपभोग, यानी कितना कंज्यूम कर रहे हो, ऑब्लिक खर्च विधि, ये मेथड अपनाई जाती है, ठीक है। भारत में ये नहीं देखा जाता कि आप कितनी आय है आपकी, ध्यान रखना, इनकम कितनी है इस आधार पे हम गरीबी नहीं निकालेंगे। हम भारत में गरीबी निकालेंगे उपभोग या खर्च विधि। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने पूछा था एक बार। उपभोग यानी कितना कंज्यूम करो, इसके लिए नीति आयोग या योजना आयोग ने पहले क्या बनाया था? एक मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बनाया था, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, एमपीसीई बोलते हैं इसको, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये यहां से क्वेश्चन आएगा। तो ये आपको जैसे समझाने के लिए बता रहा हूं कि योजना आयोग ने क्या किया था, एक मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर एक निर्धारित किया था। उसमें उसने क्या किया था, कुछ वस्तुएं रखी थी और मतलब एक लाइन मानी कि अगर आप 1000 रुपए का उपभोग कर रहे हो, 1000 रुपया खर्च कर रहे हो तो आप गरीब नहीं हो, और 1000 से कम कर रहे हो तो आप गरीब हो। इस टाइप का एक कॉन्सेप्ट था, वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि भारत में गरीबी का मापन के जो है किस विधि द्वारा किया जाता है। इसको बोला जाता है क्या, कौन सी विधि? गरीबी मापन के लिए उपभोग या खर्च विधि, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखना, जो एनएसएसओ है बच्चों, एक गरीबी निकालने के लिए जो नेशनल स्टैटिक्स जो ऑफिस है बच्चों, एनएसएसओ, ठीक है, नेशनल स्टैटिक्स सर्वे ऑफिस है, कुछ राष्ट्रीय प्रतिदक्ष सर्वेक्षण ऑफिस कहते हैं इसको। ये क्या करता है बच्चों? गरीबी के लिए शीर्ष गणना अनुपात निकालता है, हेड काउंट रेशियो। इसमें क्या करेगा, जो टोटल जनसंख्या है वो निर्धनों की संख्या के परसेंटेज के रूप में निकाल देगा, ठीक है। लिखो, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, भारत में गरीबी हेतु एनएसएसओ द्वारा शीर्ष गणना अनुपात का प्रयोग किया जाता है, शीर्ष गणना अनुपात का प्रयोग, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हेड काउंट रेशियो बोलते हैं इसको, ब्रैकेट में लिखो, हेड काउंट रेशियो। इसमें क्या किया जाएगा, अगर आप चाहो तो जो गरीब हैं उसको कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में निकाला जाता है, ठीक है। इसमें लिख लो, गरीबों को कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना, शीर्ष गणना अनुपात यानी टोटल कितनी जनसंख्या है उसमें गरीब कितने उसका परसेंटेज निकाल देंगे, ठीक है। और ये कौन से मेथड का उपयोग किया जाता है? उपभोग या खर्च विधि। अगर क्वेश्चन पूछता है भारत में गरीबी मापन के लिए कौन सी विधि है, उपभोग या खर्च विधि, याद रखना, ध्यान रखना, आय विधि मत रखना, यानी इनकम कितनी हो रही है आपको, वो आपको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। भारत सरकार ने बच्चों 2 आयोग बनाए थे, 2 विशेषज्ञ दल बनाए थे गरीबी के लिए। एक लिखो, गरीबी के लिए प्रमुख दल, विशेषज्ञ दल,
गरीबी हेतु प्रमुख विशेषज्ञ दल, सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो है कभी से अगर पूछता है तो वो गरीबी से संबंधित, गरीबी के आंकड़े, सुरेश तेंदुलकर दल एक्सपर्ट ग्रुप था, ठीक है। और दूसरा था बच्चों रंगराजन समिति, ठीक है। दूसरा कौन सा था इसके अंदर, जो तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति, ये दोनों ही गरीबी से संबंधित है, ठीक है। ये दोनों ही किससे थे, गरीबी से संबंधित, गरीबी के मानक निकाले थे इनने, ठीक है। बहुत पुराने हैं 10-11 के, लेकिन कभी कभी पूछ देता है। अब ये सुरेश तेंदुलकर दल और गरीब रंगराजन समिति आपका भले ही पेपर में नहीं पूछेगा, लेकिन ये मोटे मोटे ध्यान रखना, इन लोगों ने क्या किया था बच्चों, गरीबी के आंकड़े कैसे निकाले इसके लिए कुछ मानक रखे थे, वो हमारा यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसने जो मानक रखे थे उससे भारत में 21.9% की गरीबी आई। कितनी आई, 21.9% की गरीबी। तो भारत में बहुत बवाल हो गया था। इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन की है उसके आधार पर भारत सरकार ने गरीबी के आंकड़े निकाले तो सिर्फ 21.9% आई, जबकि भारत में गरीबी बहुत ज्यादा मानी गई थी उस समय। तो उसके बाद दूसरा दल बनाया था, इसने क्या किया था, गरीबी रेखा को ऊपर कर दिया। गरीबी रेखा ऊपर किया तो गरीबी के नीचे आने वाले लोगों की संख्या क्या होगी बच्चों, और भी ज्यादा होगी, और भी ज्यादा होगी। तो इसके कारण 28 से 29% के आसपास गरीबी आई, वो हमने अभी पढ़ना नहीं है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, इस फिगर को बनाना, जो पेपर जो ये होती है ना बच्चों, क्या कहते हैं आपका, मतलब ये कैश कोर्स, इसी टाइप की चीजें होती है, ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर बना रहा हूं, इसको ध्यान रखना, इसको बनाओ, ठीक है। ये बनाया है, यहां लिखो आय, मतलब भारत में आय का संचयन लिखो, यानी आय कितनी है, इनकम, इस लाइन पे, ठीक है। यहां लिखो जनसंख्या का संचयन, ठीक है। यहां 0 लिख दिया, यहां 20, 40, मतलब ये जनसंख्या है, ठीक है। 40% जनसंख्या, 60% जनसंख्या, 80% जनसंख्या, 100% जनसंख्या, ये क्या है, जनसंख्या है, ठीक है। और ये आय है, भारत में आय कितनी, ये भी 20 लिखो, ये यहाँ पे 40 लिख दो, यहाँ 60 लिखो, यहाँ 80 लिखो, यहाँ 100 लिखो, इसको लिखो समता रेखा। अभी एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, समता रेखा लिख दिया, ठीक है। अब देखो नॉर्मल कंडीशन बच्चों, अगर भारत में समानता या किसी भी देश में समानता होगी तो जो जनसंख्या है 20% जनसंख्या के पास 20% इनकम होनी चाहिए, यानी बराबर समान। 40% जनसंख्या के पास 40% इनकम होनी चाहिए, ऐसी लाइन खींचनी चाहिए। 60% जनसंख्या के पास 60% इनकम होनी चाहिए थी। 80% जनसंख्या के पास 80% इनकम होनी चाहिए, और 100% जनसंख्या के पास जो बचे हुए, ये समता रेखा है, ठीक है। 100% जनसंख्या के पास 100% इनकम होनी चाहिए, इसको समता रेखा लिखो, समता रेखा। ये नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन भारत में बच्चों ये फिगर नहीं पाया जाता है। इंडिया का जो फिगर है ऐसा पाया जाता है, यहां से गया हूं, ऐसे गया, यहां से ऐसा हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों लॉरेंज वक्र, इसको लिखो लॉरेंज वक्र। अब क्वेश्चन पूछेगा लॉरेंज वक्र किस चीज से संबंधित है, तो गरीबी यानी समानता रेखा, यानी असमानता को दिखाता है। लॉरेंज वक्र जो है असमानता को दिखाता है बच्चों, ध्यान रखना। अब इससे क्या प्रूफ हुआ, अब देखो नॉर्मल कंडीशन ये थी, जितनी इनकम उतने जनसंख्या उतनी इनकम। अब क्या है देखो, यहां पे पहुंचा है 20%, यहां पे ना 20% लिखा है मैंने, ये 20% क्या इनकम कितनी होगी, देखो इस 20 से नीचे आ गया। अगले 40% जनसंख्या के पास इनकम 20 से भी नीचे आ रहा है। अगले 60% जनसंख्या के पास 20% इनकम। अगले 80% जनसंख्या के पास लगभग 30-40% 30 इनकम, ठीक है। बाकी के 100% यहाँ पे से देखो, अब यहाँ से लाइन कैसे चलेगी, ये जो बाकी बची हुई लास्ट की 20% जनसंख्या है उसके पास लगभग सारी इनकम है, देखो। यानी इससे ये प्रूफ होता है कि जो भारत में लॉरेंज वक्र है वो बहुत ज्यादा क्या है बच्चों, असमानता को दिखाता है। यानी लॉरेंज वक्र किस चीज को दिखाता है, अगर पूछता है, असमानता, आय में असमानता लिखो, आय में असमानता। अगर ये फिगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपको वनडे एग्जाम के हिसाब से ये ध्यान रखना है, लॉरेंज वक्र किस चीज को दिखाता है, आय में असमानता को दिखाता है, ठीक है। लॉरेंज वक्र किसको दिखाता है, आय में असमानता। अब अगर हम ये माने कि समता रेखा और लॉरेंज वक्र के नीचे का क्षेत्र ए है, क्या समता रेखा और लॉरेंज वक्र के नीचे का क्षेत्र ए है, और समता रेखा से टोटल नीचे का क्षेत्र बी है, मतलब कहने का मतलब है समता रेखा आपने क्या दिखा दिया बच्चों, समता रेखा जो है ए, समता रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच के क्षेत्र का नाम आपने रख दिया ए, और उसके नीचे यानी जो ध्यान रखना, उस समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्र अगर बी है, इस लाइन के नीचे का सारा क्षेत्र क्या हो गया, बी है। तो इसके लिए हम एक गिनी गुणांक निकालते हैं, पेपर में आता हो। पहले लिखो गिनी गुणांक की वैल्यू कितनी होती है, 0 से 1।
गिनी गुणांक की वैल्यू कितने से कितने होती है, 0 से 1 होती है। ठीक है, गिनी गुणांक भी बच्चों गरीबी या असमानता से संबंधित है, ध्यान रखना। गिनी गुणांक की वैल्यू 0 से 1 होती है, इसको हमेशा ध्यान रखना। गिनी गुणांक की वैल्यू 0 से 1 होती है। गिनी गुणांक की वैल्यू कितने से कितने होती है, 0 से 1। यदि गिनी गुणांक 0 होगा तो समाज में बिल्कुल असमानता नहीं होगी। तो लिखो, नोट करके लिखो, यदि गिनी गुणांक की वैल्यू 0 तो समाज में बिल्कुल असमानता नहीं। ठीक है, गिनी गुणांक अगर 0 है तो समाज में बिल्कुल भी असमानता नहीं होगी, और गिनी गुणांक की वैल्यू अगर 1 है तो समाज में पूर्ण विषमता होगी। यदि गिनी गुणांक की वैल्यू 1 है तो समाज में पूर्ण विषमता होगी, और यदि गिनी गुणांक की वैल्यू 0 है तो समाज में बिल्कुल भी असमानता नहीं होगी। ठीक है, अब देखो गिनी गुणांक कैसे निकालते हैं। ये ए हो गया, ये समता रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच का क्षेत्र क्या है, ए है, और इस समता रेखा से सीधे नीचे का क्षेत्र बी है। तो गिनी गुणांक कैसे निकलता है, देखो, गिनी गुणांक होता है बच्चों ए अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, यानी इसके और इसके बीच का क्षेत्र, यानी कितनी असमानता है, ए, और इसके टोटल नीचे का क्षेत्र ए प्लस ये बी। ठीक है, ये बी इसके नीचे का है। अब देखो, यदि समाज में मैंने क्या कहा, बिल्कुल भी असमानता नहीं है, काल्पनिक स्थिति है, बिल्कुल भी असमानता नहीं है, तो ये ए वाला क्षेत्र तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रेखा तो यहां आ जाएगी, तो उस समय क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 0 प्लस बी। अब आप समझते हो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, और मैंने दूसरी कंडीशन क्या कहा, अगर समाज में पूर्ण असमानता है तो ये जो ये लॉरेंज लाइन है वो तो ये खत्म हो जाएगी, दिखेगी नहीं, नीचे चली जाएगी। कंप्लीट असमानता है, कंप्लीट असमानता है तो बी क्या हो जाएगा बच्चों, उस कंडीशन में अपने आप में 0 हो जाएगा। तो ए प्लस ये बी 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर ये ए अपॉन ए प्लस 0, तो 0 तो हट गया, ए और ए कितना होगा, ए 1 बच गया। ठीक है, तो एक कंडीशन में 0, एक कंडीशन में ए। तो अब आपको सर ये क्या है, इतना टफ, कुछ नहीं पढ़ना है, आपको ये पता होना चाहिए लॉरेंज वक्र क्या दिखाता, आई में असमानता, और गिनी गुणांक की वैल्यू 0 होगी तो समाज में बिल्कुल भी असमानता नहीं, और गिनी गुणांक की वैल्यू 1 होगी तो समाज में पूर्ण तरीके से क्या होगी, असमानता होगी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, तो इकोनॉमी में 3 चीजें, एक कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, आय या उपभोग विधि। शीर्ष गणना अनुपात क्या होता है, गरीबी और जनसंख्या का परसेंटेज निकालते हैं। इसके अलावा भारत में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है उसमें क्या क्या चीजें शामिल की जाती है, किसने उसको डेवलप किया था, तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी किस चीज से संबंधित है, गिनी गुणांक क्या होता है, लॉरेंज वक्र किस चीज को दिखाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लॉरेंज वक्र दिखाता है जनसंख्या और आय में असमानता, कितनी असमानता है, और लॉरेंज वक्र की साथ एक गिनी गुणांक आता है जो किस चीज को दिखाता है, 0 गिनी गुणांक होगा तो समाज में बिल्कुल असमानता नहीं, 1 होगा तो समाज पूर्णतः असमान। ये था आपका इकोनॉमी। इसके साथ साथ जो सेकंड पोर्शन आता है बच्चों आपका, वो कौन सा आएगा आज का, उत्तराखंड। मैंने कब से कहा था आपको जिला सीरीज पढ़ना, जिला सीरीज दोबारा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपको सेकंड चीज क्या देखनी, ये था जीएस का। अब जीएस में देखो, गिनी गुणांक, लॉरेंज वक्र, इसके अलावा अपने आप में गरीबी को किस तरीके से मापे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन अधीनस्थ सेवा से नायक पूछेगा, आत्मा परमात्मा के पास चलेगी कहते हो, बेसिक चीजें तो लूसेंट से पढ़े रहे हो, घटाचक्र से पढ़े रहे हो, महेश बर्णवाल जी के एनसीईआरटी से पढ़े लोगे, ये चीजें कौन पढ़ाएगा, ये तो आपको अब देखना। गिनी गुणांक का क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, लॉरेंज वक्र का कभी गलत नहीं होगा, और ये पेपर में पूछे जाते हैं। इसी तरीके से मैं बेरोजगारी बताऊंगा, मुद्रास्फीति बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि यार हम पढ़ने से सिलेक्शन तो हो सकता है भाई। अब देखना, कब से चिल्ला चिल्ला के बोला जिला सीरीज पढ़ना, जिला सीरीज पढ़ना। अब ये दोबारा थोड़ा ना पढ़ाऊंगा जिला सीरीज, जो आपको इस चैनल में पूरा एक बार पढ़ा चुका हूं वो दोबारा थोड़ा ना पढ़ाऊंगा। ध्यान रखना, देहरादून पहला जिला है, कल के लिए होमवर्क दिया हुआ है, पौड़ी दिया है, फॉरेस्ट रिपोर्ट दी है, देवनागरी लिपि दी है। ठीक है, साथ साथ ही चलना, तीनों सेक्शन साथ लेके चलने, ध्यान रखना। अब यहां पे देखना, देहरादून सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए कि देहरादून कितने जिलों को टच करता है, कौन बताएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से देहरादून के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पे विचार कीजिए। यह दून घाटी में स्थित है। अब कई लोगों को यही पता नहीं कि दून घाटी क्या है, दून घाटी कहां से, कौन पढ़ाएगा दून घाटी, कितनी बार पढ़ा चुका हूं। ध्यान रखना, देहरादून जनपद सब अब है तो नोट्स आपके पास भी, मैंने पढ़ाया हुआ भी है, कई बार पढ़ाया। देहरादून जनपद बच्चों बेसिकली जो होता है उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो देहरादून जनपद कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, देहरादून 4 जनपद, 4 जनपद के साथ सीमा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, इनमें से किस जनपद के साथ देहरादून की सीमा टच नहीं होती है। जो ये 4 जनपद अगर आपको याद होंगे, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार, तो फिर बताओ कुछ पूछे। अब आप उत्तरकाशी देखना, देहरादून के उत्तर पूर्व में सबसे ऊपर है,
उसके नीचे नीचे अपने आप में कौन सा आता है, टिहरी का इलाका आता है, फिर आपका कौन सा आता है, पौड़ी का आता है जो इसके साउथ ईस्ट की ओर है, फिर साउथ वेस्ट की ओर हरिद्वार आता है। कंप्लीट देखना, ये डायरेक्शन है ना, जैसे दिशाएं होती हैं, इस डायरेक्शन में देहरादून के कौन सा होगा, उत्तरकाशी होगा, लगभग लगभग यहाँ पे कौन सा होगा, लगभग पूर्व की ओर टिहरी होगा, लगभग ये वाला दक्षिण पूर्व की ओर पौड़ी होगा, और यहाँ पे कौन सा, हरिद्वार। इसके अलावा बच्चों देहरादून दो राज्यों को टच करता है, दो राज्य कौन कौन से हो गए, यूपी और हिमाचल, यूपी और हिमाचल। तो देहरादून की भौगोलिक सीमा के बारे में, इसका अक्षांश कितना है, देशांतर कितना है, कुछ नहीं पूछना है, आपको यह पता होना चाहिए कि देहरादून 4 जनपदों के साथ कौन कौन सी सीमा है, मैप से। मैंने कई बार आपको इसका मैप बना के पढ़ा के रटा रखा है, ठीक है। दूसरा, इसका अक्षांश देशांतर वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है। गुरु राम राय, यहाँ पे आजकल झंडा मेला लगता है, तो आपको पता ही, झंडा मेला आजकल चल भी रहा है और बहुत ही भव्य होता है, वो देखना आपको जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे गुरु राम राय आए थे, उन्होंने यहाँ पे डेरा डाला था, इसीलिए इसको देहरादून नाम दे दिया। ये सब कहानियां इतिहास में चलती हैं, अब वो पेपर के दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज आपको देहरादून के बारे में जो पढ़ना है, दून मैंने पूछा, दून क्या है बच्चों, मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के मध्य समतल पेटियां हैं। जब ये दून नाम आता है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दून क्या है, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य समतल पेटियां। दून कहां पाया जाता है पूछता है, तो मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के मध्य समतल पेटियां, समतल पेटियां हैं, ठीक है। ध्यान रखना, दून क्या है, मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के मध्य की समतल पेटियां। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना होगा, दून क्या है, मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के मध्य की समतल पेटियां। इसके अलावा बच्चों यहाँ कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कौन से अपने में पहाड़ी ढलानों में क्या पाया जाता है, कुछ नहीं पूछना है, पढ़ा होगा आपने, तो मैंने कई बार पढ़ा रखा है इसको, ये यहाँ पे नहीं आएगा। इसके अलावा देहरादून से संबंधित जो प्रमुख अपने आप में खनिज हैं बच्चों, खनिज वगैरह भी अगर आपको देखोगे तो, खनिज से पहले सॉरी नदियां, यहाँ पे कौन कौन सी बेसिकली नदियां देखने को मिलती है देहरादून के बारे में बताओ आप, याद करो। यमुना है यहाँ पे, मतलब जो इसकी सीमा में, आप शहर के अंदर नहीं, पूरे बाउंड्री में कह रहा हूं, यमुना, टोंस, इसके अलावा अपने आप में आसन, गंगा और सौंग, ये नदियां देहरादून से संबंधित हैं। यमुना, टोंस, आसन, गंगा और सौंग, बेसिकली ये नदियां जो है बच्चों इसकी बाउंड्री में आती हैं। यानी कौन कौन सी आती है ये ध्यान रखना, यमुना, टोंस, आसन, सौंग। इसके अलावा हम लोग जो देखेंगे, यमुना की प्रमुख सहायक नदी है टोंस, ये तो नदियों वाला चैप्टर में आ जाता है, ये एक इंडिविजुअल टॉपिक है, अभी यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको कि इसके बारे में हम लोग बहुत बार पढ़े, टोंस कहाँ से निकलती है, यमुना कहाँ से निकलती है, ये तो अलग टॉपिक हो गया, सेपरेट टॉपिक है, यहाँ पे ये नहीं पढ़ना है आपको। सिर्फ ये ध्यान रखना कि देहरादून के साथ सीमा, ये कौन सी नदियां देहरादून की सीमा में आती हैं, यमुना, टोंस, आसन, गंगा व सौंग आती, ध्यान रखना। अब ये यमुना नदी के बारे में, टोंस नदी के बारे में सेपरेट परीक्षा वाणी से पूरा रट्टा मार देना, मारना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। अब मैं आधे घंटे पे 40 मिनट की क्लास में सब कुछ दूं, आप घर में 23.5 घंटे सोए रहो, तो इससे काम नहीं चलेगा बाबू, पढ़ना तो आपको खुद पड़ेगा। इन नदियों के बारे में तत्काल प्रभाव से जितने नाम लिखिए, ध्यान से सुनना, इन नदियों के बारे में तत्काल प्रभाव से परीक्षा वाणी से रट्टा मारना आज के आज। यमुना नदी पूरी लिखिए, टोंस लिखिए, आसन के बारे में, गंगा और सौंग के बारे में कंप्लीट याद करना आज के आज, ठीक है। कहां से निकलती, कहां जाती, किसकी सहायक है, कौन से डैम। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत फेमस चीज है बच्चों, आसन संरक्षण रिजर्व। आसन संरक्षण रिजर्व को 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। रामसर साइट क्या है बच्चों, आर्द्र भूमि, यानी जो एक रामसर ईरान का शहर था, 2 फरवरी 1971 को वहां पे एक आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक प्रावधान आया था, जिसके बाद 1982 में भी भारत रामसर सम्मेलन या रामसर संधि में हस्ताक्षर करने का उसमें शामिल हुआ। आज की डेट में फरवरी तक देखोगे तो 89 साइट भारत की ऐसी 89 साइट जो कि रामसर साइट में सम्मिलित कर दी गई हैं। इसी के अंदर 38वां जो भारत का रामसर साइट था वो आसन था। उत्तराखंड का एकमात्र रामसर साइट कौन सा है, आसन है, ठीक है। देखो उत्तराखंड में एकमात्र आसन, उत्तराखंड में एकमात्र रामसर साइट जो है बच्चों आसन है। ये कब शामिल किया गया था आसन रिजर्व को, 2020 में। 2020 में इसको क्या किया गया था, अपने आप में रामसर साइट में शामिल किया था। रामसर साइट एक ईरान में एक शहर है रामसर, वहां पे एक संधि हुई थी, आर्द्र भूमि से संबंधित है, आर्द्र भूमि संरक्षण से, ठीक है, आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है रामसर साइट, इसको ध्यान रखना। 2020 में क्या किया था, इसको हमने अपने आप में शामिल किया था। बाकी आपने सब पढ़ लिया होगा, इसमें क्या क्या लिखा है देखो, जिला सीरीज नहीं पढ़ी होगी तो सोए रहना, जो क्वेश्चन आ सकता है। अब यार 14 अगस्त 2015 को राष्ट्रपति द्वारा देश को समर्पित किया गया था आसन साइट को। प्रवासी पक्षी आते हैं यहाँ पे, सुरखाब नामक पक्षी यहाँ पे आती है।
38वां रामसर साइट था ये भारत का, ठीक है। आसन आसन जो था बच्चों 38 था, 38वां रामसर साइट था जो शामिल किया गया था। इसके अलावा इसमें जो है यहाँ पे और कुछ इस टाइप की चीज है नहीं। इसके अलावा बच्चों बांध बांध डैम कौन कौन से हैं फेमस? उत्तराखंड के अंदर जो अपने आप में देहरादून है, यहाँ पे फेमस डैम है, एक लखवाड़ बांध है, एक किसाऊ बांध है, एक सौंग बांध है। लखवाड़ बांध किस नदी पे अगर पूछता है? यमुना नदी पे, कई बार हटा रखा है, ये आपको याद होनी चाहिए। किसाऊ बांध किस नदी पे पूछता है? टोंस नदी पे। और सौंग बांध जो है रिस्पना को पुनर्जीवित के लिए है। तो लखवाड़ बांध यमुना नदी पे, ध्यान रखना। इस लखवाड़ डैम को 2008 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जो लखवाड़ बांध है, लखवाड़ बांध ये कब का है? यमुना नदी पे है बच्चों, देहरादून में, ठीक है। इसको 2008 में भारत सरकार, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसकी कितनी क्षमता है, कितना मेगावाट है, कितने राज्यों को दे रहा है, ये आपका एक सरसरी निगाहों से देख लेना। जिला सीरीज कंप्लीट पढ़ा, पेपर में अनलाइक क्वेश्चन यही है कि लखवाड़ बांध किस नदी पे और कब इसको राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया गया था। बाकी इसमें मैंने क्या क्या लिखा रखा है, इतना मीटर ऊंचा है, 6 राज्यों को लाभ मिलता है, ये अभी देखने की जरूरत नहीं, क्रैश कोर्स में ये सब चीजें नहीं चलती हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे खनिज संपदा वगैरह आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। संगमरमर पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है, ध्यान रखना। इसके अलावा चूना पत्थर, इसके अलावा हल्का फुल्का रॉक फॉस्फेट, फास्फेट, डोलामाइट वगैरह, वो यहाँ पे क्वेश्चन अब बहुत कम पूछे जाते हैं, देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य की खनन नीति कब घोषित की गई थी? यहाँ ध्यान रखना, पहली खनन नीति 4 अप्रैल 2001 को लिखो। उत्तराखंड की पहली खनन नीति कब घोषित की गई थी? 4 अप्रैल 2001 को। ये क्वेश्चन भी अगर आपके पेपर में आ सकता है, ध्यान में रखना है इसको। 4 अप्रैल 2001 को राज्य सरकार की पहली खनन नीति सामने आई थी, ठीक है। अब जो यहां से क्वेश्चन आएगा उत्तर देहरादून से, देहरादून के प्रमुख संगठन व संस्थाएं, देहरादून के प्रमुख संगठन व संस्थाएं। अब मैं एक एक करके याद कर रहा हूं, ये इतने में बना, ये इतने में बना, तो आपने क्या पढ़ा? फिर आपसे जब चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि ये पढ़ना, तो देहरादून के प्रमुख संगठन व संस्थाओं से क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा। या तो आपसे डायरेक्ट वन लाइनर पूछेगा, जैसे पूछ दिया कि यंत्र अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? देहरादून में। या आपसे पूछ दिया FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? देहरादून में। कब बना? ये आपसे 2-3 तरीके क्वेश्चन पूछ सकता है। एक पूछ सकता है आपसे, यहां 4 संगठन देगा, 1 2 3 4, यहां ईयर देगा और कौन सा गलत मिलान किया गया है, एक पैटर्न ये। दूसरा पैटर्न, यहां 4 संगठन देगा, यहां पे 4 ईयर देगा, मैच करने को बोलेगा, ऊपर नीचे ABCD। दूसरा घुमा फिरा के जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। दो ही क्वेश्चन। तो आज के आज उत्तराखंड में देहरादून जनपद के प्रमुख संगठन व संस्थाएं याद होनी चाहिए, जिसके अंदर भारतीय वन अनुसंधान संस्थान 1906 में स्थापना, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो कि 1967 में 1767 में बना था, जो कि 1942 में देहरादून शिफ्ट किया गया था। इसके अलावा अपने आप में यहाँ पे देहरादून वन संग्रहालय जो कि अपने आप में 1914 में FRI में बना था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम यहाँ पर है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी यहाँ पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग यहाँ है, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर है, ONGC यहाँ पर है, यंत्र अनुसंधान व विकास संस्थान यानी IRD रायपुर यहाँ पर है, राष्ट्रीय दृष्टिवादितार्थ संस्थान यहाँ पर है, क्षेत्रीय अभिलेखागार यहाँ पर है, भारतीय पुरातत्व मुख्यालय यहाँ पर है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी यहाँ है, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यहाँ है, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान केंद्र यहाँ है, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यहाँ है। इसके अलावा कुछ अकादमीज है, भारतीय सैन्य अकादमी IMA जो कि 1932 में बना यहाँ है, लबासना यानी लाल बहादुर शास्त्री जो नेशनल अपने आप में एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी है मसूरी में 1959 में वो बना यहाँ है, पंडित पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकादमी 2010 यहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड भाषा संस्थान 2010 देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड उर्दू अकादमी 2013 देहरादून में स्थित है, और इसके अलावा कुछ औद्योगिक इकाइयां हैं, ठीक है। इसके अलावा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो कि 3 जनपदों में फैला है, पौड़ी, हरिद्वार और अपने आप में कहाँ पे, जो देहरादून में, ये 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर सम्मिलित किया गया था, ये यहाँ पर है। इसके साथ साथ ही जो ये बेसिकली चीजें हैं, प्रमुख स्थल गुफाएं वगैरह, मसूरी, ऋषिकेश, ये सब पढ़ने वाली चीजें, ये पेपर में अब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा, ठीक है। 4 सिद्ध यहाँ पर है, याद होगा आपको, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध। ध्यान होगा ना, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध, ये 4 के 4 आपको सिद्ध पढ़ने। जौनसार भाबर के क्षेत्र के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, कालसी, लाखा मंडल, इसके अलावा बैराटगढ़, ये सब चीजें आपको रटी होनी चाहिए आज के आज, ठीक है।
हनौल क्या है, हनौल जो है जौनसारी का प्रमुख तीर्थ स्थल है, ये ध्यान में रखना। मसूरी के बारे में बहुत ज्यादा आपको पता है, ये पहाड़ों की रानी कहलाती है, ये वो कुछ नहीं आता पेपर में आज के टाइम पे। ऋषिकेश के पुराना नाम क्या था, ये कुछ नहीं आता है। अब जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है देहरादून जनपद से, वो आता है यमुना नदी पे कौन कौन से डैम है। तो एक ये ध्यान रखना, यमुना नदी पे जो डैम है बच्चों, व्यासी डैम है यमुना नदी पे, लखवाड़ डैम है यमुना नदी पे, ढकरानी डैम है यमुना नदी पे, ढालीपुर डैम है यमुना नदी पे, कुल्हाल डैम है यमुना नदी पे, खोदरी डैम है यमुना नदी पे, और हथियारी डैम है यमुना नदी पे। यानी उत्तराखंड में देहरादून जनपद के अंदर प्रमुख जो बांध हैं, व्यासी, लखवाड़, ढकरानी, ढालीपुर, कुल्हान, खोदरी और अपने आप पर हथियारी। ये नोट करना सबके सब। टोंस नदी पे कौन से डैम है, छिबरो, कोठी और किसाऊ। छिबरो, कोठी और किसाऊ। इसके अलावा ग्लोगी जल विद्युत परियोजना जो है बच्चों, उत्तर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है ग्लोगी, जो कि मसूरी के पास है। 1907 में इसको बनाया गया था। ठीक है, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, भट्टाफाल से इसको पानी मिलता है और 1912 से इसमें विद्युत का उत्पादन शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये था पहले दिन का बच्चों एक क्रैश कोर्स का, एक जस्ट मैं बताना चाह रहा था कि आपको इस तरीके से हम लोग शुरुआत करेंगे। आज की क्लास के अंदर एक नोट्स आपका प्रॉपर तैयार है, उस नोट्स को आपने स्वयं तैयार करना है देहरादून जनपद, क्योंकि जिला सीरीज कंप्लीट कराइए। एक रिकॉल, एक रिव्यू अगर आपका बन जाए तो आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा। इसके अलावा जो मैंने आज पढ़ाई है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं मुंह जबानी याद होनी चाहिए। भारत में जो गरीबी का आकलन है किस आधार पर किया जाता है, हेड काउंट रेशियो क्या है ये पता होना चाहिए। लॉरेंज वक्र क्या दिखाता है ये पता होना चाहिए। गिनी गुणांक 0 होगा तो क्या होगा, 1 होगा तो क्या होगा। भारत में रंगराजन समिति और तेंदुलकर समिति किस चीज से संबंधित थी। इसके अलावा जो भारत में बच्चों अपने आप में गरीबी का मापन है, हेड काउंट रेशियो के अलावा जो उपभोग और आय विधि वो क्या ये पता होना चाहिए। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में क्या रखते हैं वो पता होना चाहिए। निरपेक्ष, सापेक्ष और मानवीय गरीबी क्या होती है वो पता होना चाहिए। जब आप इकोनॉमी का ये टॉपिक, जिला सीरीज ये करोगे तो आपका काम बनेगा। अब देखो, अभी से 24 घंटे जो मेरे क्लास के साथ आपको करने हैं, आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट कवर करनी 2023 की, बहुत ज्ञान मिलेगा। देहरादून जनपद मैंने ब्रीफिंग कर दी कि क्या क्या पढ़ना है। देहरादून जनपद पूरा करके पौड़ी जनपद जिला सीरीज का सेकंड पार्ट नहीं मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाओ। ये मत कहना नोट्स कहां है सर, कैसे नोट्स बनाएं। अरे नोट्स बनाते रहोगे भाई, नोट्स कहां लगे हो, 2 महीने बाद पेपर है, नोट्स ही बनाओगे तो पेपर कब करोगे तैयार। 2 महीने बाद आपका एग्जाम है तो नोट्स बनता रहेगा। ठीक है, आपको इसके साथ जिला सीरीज और पौड़ी गढ़वाल दोनों जनपद कल किसी भी हाल में तैयार रहना चाहिए। तब मैं पौड़ी ऊपर ऊपर ही पूछूंगा। आज तो पहला दिन था इसलिए मैंने देहरादून, आपको पता ही नहीं होगा जितने भी संस्थान है उत्तराखंड के देहरादून के, वो सबसे इंपॉर्टेंट है उस वाले टॉपिक में। ठीक है, वो मिलाने वाला जो आता है। इसके अलावा जो आपका मैंने मेन चीजें, प्रमुख डैम वगैरह सब कराई हुई है, अगर आप एक बार जिला सीरीज देखोगे। ठीक है, तो ये चीजें आप कल तैयार रखना। आई होप कि ये चीज आपकी समझ आई होगी। हम कल इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे और तब तक आप इसको ढंग से रिवाइज करना है। जितनी एनर्जी मैं लगा रहा हूं उससे डबल एनर्जी आपकी लगनी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।